ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है राहु देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु महाराज एक बहुत लंबे अंतराल के बाद राशि बदल रहे हैं और आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके चौथे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि उल्टे चलते हैं, सदैव वक्री रहते हैं, इसलिए वो पंचम को छोड़कर चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। राहु बहुत विशेष ग्रह है। कलयुग का अगर राजा किसी को कहा जाए तो वो ग्रह अगर उपाधि कोई डिजर्व करता है तो केवल और केवल राहु ही है। नवग्रहों में जब हम बात करते हैं तो ग्रह जो राजा की उपाधि जिनको दी गई है वो सूर्य देवता है, पर कलयुग में कोई ग्रह अगर सबसे प्रबल है, सबसे स्ट्रांग है तो वो राहु ही है। राहु का बल या राहु की शक्ति या राहु का सामर्थ्य आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जो देवताओं के राजा हैं, ऐसा कहिए नवग्रहों के राजा हैं, यानी कि सूर्य देवता, जो पूरे ब्रह्मांड या फिर ब्रह्मांड तो नहीं लेकिन जो हमारी जो सृष्टि है उसके पालन करता है, उन पर भी जो ग्रहण लगा सकते हैं वो कौन है? वो केवल राहु है। और केतु का भी प्रभाव आता है इसलिए राहु की प्रबलता बहुत है। अगर प्योर क्लासिक्स आप पढ़ेंगे तो उसमें राहु केतु का वर्णन है, बहुत ज़्यादा नहीं है और अधिकतम नेगेटिव ही दिया गया है, पर यह एक गलत धारणा है। हाँ, जब वो शास्त्र लिखे गए थे तब राहु की प्रबलता उतनी नहीं थी, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, ज्योतिष कभी भी देश काल पात्र के बिना नहीं आगे बढ़ सकता। देश यानी कि जगह, काल यानी कि इस समय क्या चीज़ें चल रही हैं, और पात्र किस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं। देश काल पात्र के बिना ज्योतिष नहीं हो सकता। इसीलिए जब समय आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी आई, लालच बढ़ा, कलयुग का जो खेल है वो बड़ा, माया बढ़ी, तो उस प्रकार से राहु की प्रबलता भी बढ़ती गई। टेक्नोलॉजी के अगर कोई कारक हैं तो वो राहु है, और इंटरनेट के अगर कोई कारक हैं तो वो राहु है। बहुत चीज़ों के कारकत्व है राहु के पास। विदेश हो गया, चोरी चकारी हो गए, चालाकी हो गई, फ्रॉड हो गया, ये सब भी राहु के ही अधीन आते हैं। और ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारा कलयुग का ही, ये सब कलयुग के ही पात्र हैं ये जो सारी चीज़ें। पर जैसा मैंने कहा, जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, इंटरनेट की प्रबलता बढ़ी, तो वैसे ही राहु का प्रबलता, राहु की विशेषता बढ़ती गई। आज इंटरनेट के बिना हमारे अधिकतम काम हो ही नहीं सकते। वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन से लेकर यूट्यूब वीडियोस जिस पे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं या एक प्रकार से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कुछ सामान ऑर्डर करना हो, आजकल तो सब्जियां भी घर बैठे आपको आराम से आपसे मिल जाती हैं, और बड़ी सी बड़ी चीज़ें, कोई बुकिंग हो, टीवी हो, सब कुछ आज ऑनलाइन माध्यम से चल रहा है। तो इसलिए जब ये ऑनलाइन चीज़ों की विशेषता, नए नए ऐप्स, नई नई टेक्नोलॉजी, ये सब बढ़ता जा रहा है, तो राहु की विशेषता, राहु का बल और भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए आज के टाइम में ये कहना कि राहु कोई बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रह नहीं है, ये सबसे गलत चीज़ है। और ये कहना कि राहु नेगेटिव ग्रह है, ये भी गलत चीज़ है। हाँ, ये हो सकता है कि राहु द्वारा जो चीज़ें मिलती हैं वो नॉर्मल तरीके से नहीं मिलती, उसमें कुछ चालाकी होती है, फ्रॉड होता है, धोखेधड़ी भी होती है, अनकन्वेंशनल भी होता है, छुप छुपा के भी होता है, अनसोशल भी होता है, इलीगल भी होता है। राहु साम दाम दंड भेद सब कुछ है। इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि हाँ, जो भी राहु से मिलता है वो सब कुछ एकदम सत्यता के मार्ग से मिलता है, नहीं। पर अवश्य अगर भौतिक संदर्भ में देखा जाए तो कोई ग्रह बहुत लाभ आपको दे सकता है तो वो केवल राहु ही है। ऐसा नहीं कि केवल राहु ही है, पर जो इंटेंसिटी से राहु दे सकते हैं वो कोई और ग्रह नहीं दे सकता। रातों रात अगर कोई ग्रह आपको स्टार बना सकता है, आपको पैसा दिला सकता है, तो राहु ही है। हाँ, ये अलग चीज़ है कि कभी कभी राहु की जो स्टारडम है, पैसा है, वो टिकता नहीं है। रातों रात एक कंटेस्टेंट रहे केबीसी के, अब मुझे पता नहीं वो सत्यता है कि नहीं कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए कमाए, पर आज शायद उनका ये हाल है कि उनके पास बहुत सारा पैसा जो है उनको निकल गया, कहीं ना कहीं खर्च कर दिया या नुकसान हो गया। ऐसे ही कई स्टार्स बने रातों रात, सोशल मीडिया सेंसेशंस, हर सोशल मीडिया पर उनका नाम होता था, न्यूज़ चैनल पीछे पड़े हुए थे, आज उनको कोई याद भी नहीं करता। तो वो राहु की प्रबलता है। तो राहु जो सडननेस से चीज़ें देते हैं उसको मेंटेन करने के लिए पूरी कुंडली का बल होना चाहिए। अगर कुंडली बली है,
दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, अवश्य वो जो राहु देंगे वो बहुत लॉन्ग टर्म तक मेंटेन हो सकता है। अदरवाइज केवल गोचर पे आधारित, या लेट्स से कि एक प्रत्यंतर दशा आई कुछ महीनों की, उसमें केवल उसी के आधार पर अगर कुछ मिलता है तो वो चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं हो पाती। राहु और केतु कार्मिक ग्रह हैं, वैसे तो हर ग्रह कार्मिक ग्रह है, लेकिन राहु केतु की विशेषता अलग है। ये सीधा आपको पिछले अपने जन्म से जोड़ते हैं। क्या आप अधूरा कर पाए, देखिए मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। राहु वो दिखाते हैं कि क्या आप अधूरा, आपकी जो इच्छाएं हैं वो आप जो छोड़ आए, जो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। केतु वो है जो आप बहुत आराम से पूरी कर पाए, अब उसके बारे में आपको कुछ भी मोह माया नहीं रहेगा। इसलिए जैसे सप्तम में किसी के केतु होते हैं, अधिकतम ऐसे लोग शादी नहीं करना चाहते। किसी के चौथे घर में केतु होते हैं तो वो लोग फिर मोह माया से दूर होने की कोशिश करते हैं, घर वालों से भी दूर हो जाते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता उनको। ये एक जनरल चीज़ कह रहा हूँ मैं, अब चीज़ें बदल सकती हैं इसमें। लेकिन राहु अगर आपके लग्न भाव में है तो जहाँ ठीक है व्यक्ति वो शादी करना नहीं चाहेगा, शादी के बारे में इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन बहुत हाईली एम्बिशियस होगा, तो अकेले ही अपने पथ पर जाने की कोशिश करेगा। जैसा मैंने कहा, ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि केतु सप्तम में होते तो यूजुअली व्यक्ति को शादी करने का मन नहीं करता। पर इसमें और भी चीज़ें आ जाती है। अगर सप्तमेश का प्रभाव बहुत अच्छा है, सप्तमेश नवांश कुंडली में स्ट्रांग हो गए, शुक्र का प्रभाव आ गया, बृहस्पति का प्रभाव आ गया, तो फिर शायद देश काल पात्र अगर इंडिया में पैदा हुए हैं तो शादी तो करा ही देते हैं। भले व्यक्ति करना चाहे ना चाहे, शादी तो आपकी होनी ही है। फिर बाद में डाइवोर्स ले लो। इंडिया में पेरेंट्स का माइंडसेट ये है कि शादी तो होनी ही है, बाद में भले डाइवोर्स ले लो। कई लोगों का ऐसे मैंने माइंडसेट देखा है। खैर, तो यहाँ पे मेरा कहने का तात्पर्य है, राहु केतु कार्मिक ग्रह हैं तो उनका एक प्रभाव रहता है। तो राहु डिजायर दिखाता है कि जहाँ पे अनफुलफिल रह गया उसको पूरा करने के लिए आपकी कुंडली देख लीजिए, या फिर जहाँ पे राहु उस साल में गोचर कर रहे हैं उसकी बात कर लीजिए, या 1.5 साल का जो उनका गोचर है। राहु एक्सपेंशन है पर बियॉन्ड लिमिट है। राहु की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि राहु कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। बाकी सारे ग्रह राहु केतु को छोड़कर फिजिकल एंटिटीज हैं, इसलिए राहु जब देने पे आते हैं तो कोई उसमें लिमिट ही नहीं होती। कभी कभी बियॉन्ड लिमिट, यानी कि आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अगर कोई ग्रह आपको दे सकता है तो राहु ही है। राहु के कुछ कारकत्वों की बात करें तो अनकन्वेंशनल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, एविएशन, इन्फेक्शंस, डिप्लोमेसी, फॉरेन रिलेशन, फॉरेन एक प्रकार से डिप्लोमेसी। आजकल आप देखिए कि अभी राहु राशि बदलने वाले हैं तो किस प्रकार से देशों के संबंध भी बदल रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं। नए देश साथ में आ रहे हैं, जिन पर भरोसा था वो दूर जा रहे हैं, बहुत गुप्त चीज़ें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि राहु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो राहु क्या है? फॉरेन एक्सचेंज भी है, फॉरेन रिलेशनशिप भी है। तो आज देखिए, आप ग्रहों को अगर समझना है तो आसपास की चीज़ों को देखिए। अभी राहु राशि परिवर्तन करने वाले, देखिए आसपास क्या चल रहा है। जो भी हालात भी बने हैं, उसके बाद जो कंट्रीज जिनको हम अपना समझते थे वो अपना कुछ अलग ही उनका प्रमोशन चल रही हैं, ये सारी चीज़ें राहु के राशि परिवर्तन से होती ही हैं। तो इसका प्रभाव भी अवश्य देखने को मिलेगा। राहु अब ये एक विवादास्पद टॉपिक है। कुछ लोग कहते हैं राहु और केतु की राशियाँ होती हैं, मेरे हिसाब से नहीं होती हैं। शास्त्रों में भी बहुत उल्लेखित नहीं, जो क्लासिक्स हैं। बाद में कुछ क्लासिक्स आए जिसमें उन्होंने वर्णन किया कि भाई राहु केतु की राशियाँ हैं, उसमें भी विरोधाभास है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मेरे हिसाब से क्योंकि ये अलग ग्रह हैं, फिजिकल एंटिटीज नहीं है, ये जिस भाव में होते हैं उस भाव के स्वामी की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए ये मान के चलिए कि अगले 1.5 साल राहु आपके चौथे भाव के स्वामी की तरह बिहेव करेंगे, और उसके साथ ही वो जिस राशिपति या जिस राशि में बैठते हैं उसके जो राशिपति होता है, यानी कि अभी शनि की बात करें, उनका भी प्रभाव थोड़ा सा अपने अंदर देखने को उनको मिलेगा। राहु की 2 दृष्टियां होती हैं, पंचम पड़ेगी अष्टम पर और नवम पड़ेगी 12वें पर। तो बहुत कुछ घटने वाला है, और इन सारी चीज़ों का विवेचन ज्योतिष के माध्यम से एक ऑर्गेनाइज रूप में आपके सामने रख पाऊँ, इसके लिए मैंने इसको कुछ प्रमुख अंगों में बांटा है। पॉजिटिव्स, करियर, बिजनेस, लव, मैरिड, स्टूडेंट्स। पॉजिटिव्स में काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी, पर इन पे थोड़ा सा संक्षिप्त में जाऊंगा। फिर नेगेटिव्स, फिर उपाय, नेगेटिव्स, फिर सेहत, फिर उपाय। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट करता है, लेट करता है ज़्यादा, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं पॉजिटिव से। सबसे पहले राहु कहाँ पे आ रहे हैं? चौथे भाव में। तो चौथा भाव केंद्र भाव है,
और राहु, मैं कई बार बता चुका हूँ, राहु और केतु अगर केंद्र त्रिकोण में है तो ये राजयोग देने वाले ग्रह बन जाते हैं। स्पेशली राहु की विशेषता इसमें ज़्यादा होती है। तो ये जो 1.5 साल का पीरियड है, ये राहु राजयोग का प्रभाव देंगे। दूसरा पॉइंट, ये चौथा भाव प्रॉपर्टीज़ का है और भौतिक सुखों का है। तो राहु क्या है, एक्सपेंशन है, तो आपकी प्रॉपर्टीज़, आपके भौतिक सुख दोनों में ही बहुत तेज़ी से वृद्धि होगी। तीसरा पॉइंट, एक्सेस देखिए, राहु, हम तो यहाँ पे राहु की बात करें लेकिन केतु भी ऑब्वियसली राहु के साथ ही आते हैं या बदलते हैं राशि। तो ये कौन सी एक्सेस या किन दो भावों की एक्सेस एक्टिवेट हो गई, 4 और 10 की। तो करियर में मैसिव चेंज देखने को मिलेगा, बहुत बड़े। मैं करियर पे जब आऊँगा तो उसमें और डीप में जाऊँगा, लेकिन करियर में मैसिव चेंज दिख रहा है। अगला भाव, अगला पॉइंट, चौथा भाव इमोशंस का है, लेकिन राहु एक प्रैक्टिकल ग्रह है। अब वृश्चिक वाले भले ही गुस्सा दिखाएं लेकिन बहुत इमोशनल लोग होते हैं, क्योंकि जल तत्व है वृश्चिक का। मंगल के कारण गुस्सा है, लेकिन मंगल के कारण उदारता भी आती है। मैं हमेशा कहता हूँ मंगल एग्रेसिव के साथ साथ उदार ग्रह है। तो ये जो वृश्चिक वाले लोग होते हैं ना, ये बाहर से भले ही बहुत गुस्से वाले दिखे लेकिन अंदर से बहुत इमोशनल होते हैं, और जिनको पसंद करते हैं उनके लिए कुछ भी करने को रेडी होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि राहु आप, और उसका फ़ायदा भी लोग उठाते हैं अवश्य, लेकिन यहाँ पे राहु आपको प्रैक्टिकल बनाएंगे, और बहुत विशेष चीज़ है आज के टाइम में कि आप प्रैक्टिकल हैं। पांचवा पॉइंट, चौथा भाव सेटलमेंट है, राहु विदेश है। तो अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते थे, ऑलरेडी विदेश में हैं, वहाँ पे कुछ पेपर वगैरह लगाना चाहते हैं, PR लगाना चाहते हैं, या आज की डेट में तो कई कंट्रीज़ ऑन अराइवल तो नहीं, लेकिन आप जैसे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जब कई यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, कितने करोड़ों रुपए वो लेते हैं, उसके बाद आपको वहाँ का सिटीजन बना देते हैं अलग अलग। आजकल आई थिंक USA ने भी रिसेंटली कुछ ऐसा लॉन्च किया है। तो डिपेंड करता है कितना पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ की, अलग अलग कंट्री की सिटीजनशिप खरीद के उन्होंने रखी हुई है। तो जिसके पास पैसा है कर सकता है, अदरवाइज जो ऑलरेडी विदेश में है, नॉर्मल प्रोसीजर से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा मौका है। छठा पॉइंट, चौथा भाव फैमिली का है, राहु एक्सपैंड करते हैं। इसका अर्थ ये है कि घर में सदस्यों की वृद्धि हो सकती है। कैसे, लेट्स से कि आपकी जॉइंट फैमिली है तो किसी की शादी हो गई तो कोई घर में आए, किसी की संतान हो गई तो घर में जो फैमिली है उसकी वृद्धि इस प्रकार से भी होती हुई दिख रही है। सातवां पॉइंट, चौथा भाव पर्टिकुलरली गाड़ियाँ भी दिखाता है। मैंने भौतिक सुखों की बात करी, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली गाड़ियाँ भी दिखाता है। लेकिन राहु का जो प्रभाव होता है ना, यानी कि एकदम टॉप नॉच वाहन, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कोई वाहन लेने का मौका मिलेगा। राहु है तो आप अपने पुराने वाहन को अपग्रेड करके नया भी ले सकते हैं। अधिकतम लोग यही करते हैं कि भाई गाड़ी चला ली 3-4 साल, जिनको बहुत शौक होता है 3-4 भी, कुछ लोग तो 3-4 भी नहीं चलाते, 1.5 साल 2 साल उसको बेच के फिर नई ले लेते, तो वो भी अच्छा एक योग बन रहा है। और अगर आप कोई बहुत महंगी गाड़ी, बहुत बड़ी, बहुत एकदम आपके डिज़ायर वाली गाड़ी विदेश से मंगाना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा योग बनता है। जिनके पास बहुत पैसा है वो विदेश से भी मंगवाते हैं गाड़ियाँ और यहाँ पे चलाते हैं। डिपेंड करता है, सब माया का खेल है, जिसके पास जितना पैसा वो उतना कुछ कर सकता है। आठवां पॉइंट, घर में सडनली पैसा आएगा। आपको तो धन का लाभ होगा ही, आपके जो घर के सदस्य हैं उनको भी अचानक से बड़े धन के लाभ होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि राहु सडन पैसा देता है और ये चौथा भाव फैमिली का भाव। चलते हैं 9वें पॉइंट की तरफ। चौथा भाव सुख, भौतिक सुख की बात करी मैंने। जब राहु यहाँ पे आते हैं तो प्लेजर्स बढ़ाते हैं, लेकिन जो आपका हार्डवर्क आपने किया था उसका भी आपको लाभ भौतिक सुखों के प्राप्ति द्वारा देना शुरू कर देते हैं। 10वां पॉइंट, घर चेंज करना चाहते हैं। कई बार होता है कि लोग अपना घर शिफ्ट करना चाहते हैं, बेचकर नया लेना चाहते हैं कि भाई ये घर से निकल जाएं और ये इसको बेचकर नया घर ले लें, तो उनके लिए भी यहाँ पर बहुत नहीं बिकती आजकल प्रॉपर्टीज़। मैंने कई बार बताया ना कि रेट तो आप सुनो तो क्या क्या रेट होते हैं, खरीदने जाओ तो रेट बढ़ते ही रहते हैं, और बेचने जाओ तो कभी कभी उसका आधा भी कोई देने को रेडी नहीं होता, क्योंकि जो रेट्स स्पेशली कुछ जगहों पर बढ़ा दिए गए हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति या जिसको सच में लेना है वो शायद नहीं ले पाता, क्योंकि रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। और होगा धीरे धीरे करके, मार्केट करेक्शन भी होता ही है, उस प्रोसेस में शायद कई जगह पे चीज़ें चल रही हैं। 11वां पॉइंट, हाँ, यहाँ पे अगर आप कोई, एक तो मैंने कहा कि आप घर चेंज करना चाहते हैं, कोई बेच के नया लेना चाहते हैं, अगर बड़ा घर लेना चाहते हैं, कभी कभी होता है व्यक्ति चाहे कि एक मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा योग बन जाता है कि आप पुराना घर बेचें अपना, उसमें कुछ अपना और पैसा डालें और एक बड़ा लग्जूरियस घर या बड़े स्केल पर घर लेना है,
साइज़ में लेना है, लोकेलिटी वाइज बेटर में, तो योग बनता है बहुत अच्छा। वैसे यूजुअली यहाँ पे साइज़ की मैं बात कर रहा हूँ। 12वां पॉइंट, राहु मैं कई बार बताता हूँ गंगा स्नान करवाते हैं। तो चौथा भाव क्या है, मोक्ष स्थान है। अब क्योंकि राहु की बात करिए तो राहु सीधा एकदम मोक्ष से कनेक्ट नहीं करवाते। ऐसा नहीं कि राहु अध्यात्म की तरफ नहीं लेके जा सकते, गलत चीज़ है ये कहना, क्योंकि उन्होंने भी अमृत चखा हुआ है। और राहु अपने आप में बहुत बड़े भक्त हैं, किसके, महादेव के और दुर्गा माता के बहुत बड़े भक्त हैं। कई जगह पे दुर्गा जी का बहुत विवेचन आया कि वो दुर्गा जी के सबसे बड़े उपासक राहु माने गए हैं। तंत्र में कई ऐसी चीज़ें हैं, जब दुर्गा जी के आप शास्त्र पढ़ते हैं वहाँ पे कई जगह राहु का उल्लेख आ जाता है। कई दुर्गा तंत्र के शास्त्र हैं, मैंने थोड़े से उनका विवेचन किया है। तो राहु का प्रभाव या राहु का उल्लेख कई जगह पे आता है। और मैं भी जब कभी राहु देवता की शांति करता हूँ तो उसमें दुर्गा जी की पूजा साथ में अवश्य होती है। तो ये कहना कि वो अध्यात्म की तरफ नहीं लेके जा सकते, गलत चीज़ है। पर हाँ, वैसे भौतिक ग्रह हैं, तो जब चौथे घर में आएंगे तो पूरा मोक्ष की तरफ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन हाँ, आपको और आपकी फैमिली को कई आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन करवाएंगे। और जब भी हम इन जगहों पर जाते हैं ना, अवश्य एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे मन में होता ही है, दो राय इसमें है ही नहीं। आप किसी भी तीर्थ स्थल पर चले जाएं, अवश्य एक मानसिक और एक आध्यात्मिक रूप से बदलाव आता ही है। 13वां पॉइंट, फैमिली के साथ अगर कोई ट्रिप अब्रॉड लेके जाना चाहते थे अपनी फैमिली को, कई लोगों का सपना होता है कि ना मैं एक बार अपनी फैमिली को विदेश में घुमाने लेके जाऊं, वो सपना आपका पूरा हो सकता है। 14वां पॉइंट, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से सडन लाभ हो सकता है। अगर आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उससे आपको सडनली कोई बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। कभी कभी यहाँ पे मैटरनल साइड से भी मिल जाती है, यानी कि आपको अपनी माता की साइड से भी, यूजुअली तो क्या होता है पैतृक संपत्ति मिलती है। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि आपको अपनी माता की साइड से भी धन का या कुछ ऐसी प्राप्ति हो सकती है कि भाई आपके नाना नानी है, उनका कोई है ही नहीं आगे बढ़ने वाला या वंश बढ़ाने वाला, तो उस केस में आपको शायद प्राप्त हो सके। कभी कभी होता है कुछ लोग अपने जो नाते नाती होते हैं उनको भी उनके नाम भी कुछ कर जाते हैं, तो इस प्रकार से भी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। रेयर होता है इंडिया में वैसे, लेकिन होता है। 15वां पॉइंट, चौथा भाव इमोशंस का है और चौथा भाव आपके कॉन्शियस माइंड का है। चौथा भाव कॉन्शियस है, अष्टम भाव हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपकी जो इमेजिनेशन है बहुत बढ़ने वाली है। राहु इमेजिनेशन के कारक है एक प्रकार से। जब चौथे भाव में है, जब इमोशन से भी कनेक्शन है, कॉन्शियस से भी, तो इमेजिनेशन बहुत बढ़ेगी। 16वां पॉइंट, ये मेरा एक विवेचन है, जब चौथे घर के राहु होते हैं ना, वो लोगों की हेल्प करते हैं बड़े स्तर पर। तभी मैंने कहा कि राहु को नेगेटिव ग्रह कहना बुरा होता है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, लगन में राहु है, बेइंतहा पैसा है, पर बेइंतहा दान भी करते हैं और ढिंडोरा नहीं पीटते। लाखों लाखों करोड़ों का दान कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कहीं ढिंडोरा पीट दें, वो राहु का प्रभाव होता है। तो ये राहु दूसरों की हेल्प भी करते हैं। 17वां पॉइंट, सोशल सर्विस करने का मौका मिलेगा, वो भी बड़े स्तर पर, अपनी सेवाओं को देने का, किसी को अपने द्वारा कुछ भी आपने अगर प्राप्त किया उसके द्वारा लोगों की मदद करना मौका मिलेगा। और 18वां पॉइंट, जो यहाँ पे राहु है वो आपका जो हार्ड वर्क है स्पेशली करियर में, उसका ड्यू आपको दिलाएंगे। क्योंकि कर्म, और जीवन में भी ना केवल करियर में, क्योंकि कर्म भाव से सप्तम में आ गए, एक पूर्णता लेके आएंगे। तो जो आप हार्ड वर्क कर रहे थे ना, जिसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वो हार्ड वर्क का अब आपको रिजल्ट प्राप्त होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। चलते हैं 19वें पॉइंट की तरफ, कि जनरल प्रॉस्पेरिटी भी दिखाता है। आप देखेंगे कई प्रकार की खुशियां भौतिक और अदरवाइज भी आपको प्राप्त होंगी, जनरली प्रॉस्परस रहेंगे। 20वां पॉइंट, स्टेटस अपलिफ्टमेंट। सातवें के साथ चौथा भाव भी आपका स्टेटस दिखाता है। भाई गाड़ियों का भाव है, घर का भाव है। अब आपका घर कितना बड़ा है, किस लोकेशन पे है, उससे स्टेटस ऑब्वियसली आता है। गलत है शायद मेरे हिसाब से, लेकिन सत्यता तो यही है। आप किस गाड़ी से उतरते हैं, आप एक 4 लाख 5 लाख 6 लाख की गाड़ी से उतरते हैं तो लोग अलग तरह से देखते हैं। आप एक 15 लाख 20 लाख की गाड़ी से उतरते हैं तो लोग अलग तरह से देखते हैं। और आप 50 लाख के ऊपर की गाड़ी से निकलते हैं तो लोगों का नज़रिया अलग हो जाता है। अब ये सही है गलत, वो कहना गलत चीज़ है, पर सत्यता तो यही है। कई लोग तो केवल दिखाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेते हैं। आजकल जो सोशल मीडिया पे कई लोग जानते भी होंगे, ली गाड़ी, उसके बाद कुछ लोग तो किराए पे ही लेके दिखा देते हैं कि भाई इतना पैसा है हमारे पास, क्योंकि दिखावे की दुनिया है। बिना दिखावे के तो कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो बढ़ेगा।
21वां पॉइंट, बहुत बड़े लैंड परचेज का मौका मिलेगा। एग्रीकल्चर लैंड हो या कोई ऐसा बड़ी ज़मीन हो, मैं यहाँ पे ज़मीन की बात करूँ, मैंने घर की बात करती है। अगर आप चाहते थे कि भाई कोई, कई लोगों का सपना होता है कि कोई बड़ी एग्रीकल्चर लैंड लेके रख दूँ, रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे रहेंगे। अब कितना रह पाते हैं नहीं रह पाते अलग चीज़ है। कई लोगों का सपना होता है कि ना कि अपने गाँव में जाके रहेंगे। बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि शहरों में जो लोग रह लिए उनका वापस अपने गाँव के पूरा उस प्रकार में रहना मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज़ करना प्रैक्टिकली, मैं ये नहीं कहता कि इम्पॉसिबल है, पर कई लोग नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, अगर आप कोई बड़ी ज़मीन लेना चाहते थे, बहुत अच्छा टाइम है। 23वां पॉइंट, सॉरी 22वां पॉइंट, आप अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए बहुत लग्जूरियस चीज़ें ले पाएंगे। मैंने कहा ना, हार्डवर्क का लाभ मिलेगा। तो हम लग्जूरियस चीज़ें तभी लेते हैं जब पैसा खुला होता है। तो यहाँ पे अपने लिए भी लेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी बहुत कुछ ऐसा करेंगे। 23वां पॉइंट, फोर साइटेडनेस, यानी कि बहुत आगे का आपको ना समझ भी आनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें और दिखना भी, मतलब कि एक प्रकार से प्लानिंग और आइडियाज़ आगे के बहुत आएंगे। 24वां पॉइंट, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, यानी कि इंटेलिजेंस। चौथा भाव इमोशंस दिखाता है, सोचने सीखना का एक संबंध उनका चौथे भाव का आता है। तो आपका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी यहाँ से बढ़ेगा। 25वां पॉइंट, फेम। 7वां भाव फेम दिखाता है, 10वां भाव भी पद प्राप्ति के साथ फेम दिखाता है। और क्योंकि ये भाव जो है ये 7वें से 10वां है और 10वें से 7वां है, दोनों से केंद्र भाव है और दोनों में एक प्रबलता आ रही है। तो फेम, अचानक से बड़ा फेम आपको, स्पेशली कहूँगा करियर में या अपने कार्य के द्वारा मिल सकता है। 26वां पॉइंट, स्क्रिप्चर्स जो होते हैं हमारे, उसमें आपका या शास्त्रीय, कुछ जो शास्त्रीय ज्ञान होता है उसमें इंटरेस्ट आपका बहुत बढ़ेगा। अब राहु यूजुअली नॉर्मल शास्त्रों की तरफ नहीं लेके जाते, जो नॉर्मल से हटके चीज़ें होती हैं ना, उसमें व्यक्ति का जाता है मन। अब यहाँ पे अगर बृहस्पति होते तो मैं कहता आप वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे। अब राहु है तो हो सकता है आप रसशास्त्र पढ़ें, आप तंत्र शास्त्र पढ़ें, आप बाकी कुछ चीज़ें पढ़ें, बहुत चीज़ें हैं हमारे देश में। तो उसकी तरफ जो ध्यान है व्यक्ति का जा सकता है। अगला पॉइंट, माता से लाभ, 27वां पॉइंट। चौथा अगर माता का, यहाँ पे हो सकता है आपको माता की तरफ से कोई बड़ा लाभ प्राप्त हो जाए। 28वां पॉइंट, आपके ऊपर ना नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा। 29वां पॉइंट, पासिंग द बेटन, यानी कि अगर आपका कुछ पारिवारिक चीज़ है, लेट्स से कि आपका पारिवारिक बिजनेस है या कोई बड़ी ओहदे पे आपका परिवार है, उसमें क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चली आती हैं। तो ये वो समय होता है जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चीज़ें ट्रांसफ़र करी जाए। तो हो सकता है अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को वो चीज़ें दें, अगर आप यंग हैं तो आपकी जो पुरानी पीढ़ी है उससे आपको कुछ प्राप्त हो। 30वां पॉइंट, कई लोग यहाँ पर जॉब से बिजनेस की तरफ आने का प्रयास करेंगे, बहुत लोग, क्योंकि 10वें से सप्तम बन गया, कन्वर्जन दिखती है थोड़ा सा, और सप्तम से भी केंद्र भाव है। तो कई लोग यहाँ पे जॉब से बिजनेस की तरफ आने की कोशिश करेंगे। 31वां पॉइंट, ये इमोशन से बहुत भाव कनेक्ट करता है, तो आपके ना पूरे सोचने का तरीका बदलने वाला है फॉर अ बेटरमेंट। 32वां पॉइंट, सेल्फ पैम्परिंग। ये वो टाइम भी होता है जब व्यक्ति सेल्फ पैम्परिंग करता है। मैं कई लोगों को जानता हूँ चौथे घर में शुक्र है या राहु है, वो अपने आप के लिए अलग से टाइम निकालते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ है आज के टाइम में। कई लोग बस पैसा जमा करते रहते हैं, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, और खर्च नहीं करते। और ये जो राहु शुक्र का प्रभाव है ना, ये सेल्फ पैम्परिंग का भी मौका देता है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। जिनके पास ये चीज़ें होती है ना, मैं तो उनको कहता हूँ बहुत लकी हैं, अपने जीवन को एंजॉय करते हैं। कुछ नहीं पता किसका कौन कब निकल जाए, तो मेरे हिसाब से पैसा है तो उसको एंजॉय करना चाहिए। 33वां पॉइंट, बड़ी लार्जर देन लाइफ सोच हो जाती है, यानी कि आपकी जो सोच है ना बहुत बड़े स्तर पर हो जाती है। 34वां पॉइंट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। पंचम भाव संचित कर्म का होता है, और पंचम से 12वां भाव जो हमारे पाप कर्म होते हैं उनका अंत दिखाता है, सोशल सर्विस के द्वारा लोगों की मदद करने का। तो यहाँ पे आपको अगले 18 महीने कुछ भी पुण्य करने का मौका मिलेगा, लिख के रख लीजिए। कहीं पे डोनेट करने का, किसी की मदद करने का, कहीं पे कुछ हेल्प करने का, सर्विस देने का, जहाँ भी मौका मिलता है वो एक प्रकार से ईश्वर आपको अवसर प्राप्त करवा रहे हैं कि अपने
जो पाप संचित कर्म है उनको कम करें। अवश्य वहाँ पर इस चीज़ का लाभ उठाइएगा। चलते हैं 35वें पॉइंट की तरफ, अडॉप्शन। अगर गर्भधारण नहीं कर पा रहे तो यहाँ पर अडॉप्शन का भी आपको एक अवसर प्राप्त हो सकता है। कई लोग होते नहीं कर पाते गर्भधारण या संतान प्राप्ति नहीं हो पाती, डॉक्टर्स ने भी बोल दिया अब नहीं हो सकता, तो यहाँ पे या फिर कुछ लोग चाहते भी हैं करना कि ना वो नहीं चाहते कि बायोलॉजिकल संतान हो, कुछ लोगों का ये सोच होता है कि अडॉप्शन करें, तो दोनों के लिए मौका है। इंडिविजुअलिटी, अगला पॉइंट, एक अलग अपनी पहचान, अलग इंडिविजुअलिटी बना पाएंगे। 37वां पॉइंट, यहाँ पे आपको घूमने का मौका मिलेगा, कई जगहों पर एग्जॉटिक लोकेशंस पर जाने का मौका मिलेगा। विदेश की तो बात मैंने करी ही है, लेकिन इंडिया में भी बहुत घूमने का मौका मिलेगा। 35वां पॉइंट, परिवर्तन प्रिय। चौथे घर के राहु ना व्यक्ति को परिवर्तन प्रिय बनाते हैं, यानी कि वो व्यक्ति फिर अपने जीवन में चेंजेस लाने के लिए रेडी रहता है। और ये वृश्चिक के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये स्थिर स्वभाव वाले लोग होते हैं, 2 5 8 11, तो ये कभी कभी ना बहुत रिजिड हो जाते हैं और चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पे चीज़ें बदलेंगी आपके लिए। सरकार से लाभ, यहाँ पे अगला पॉइंट है कि आपको सरकार से लाभ प्राप्त हो सकता है, कुछ लोगों को सरकारी नौकरी का भी यहाँ पे लाभ प्राप्त हो सकता है। 36वां पॉइंट, उदारता और परोपकारी। आप कई लोगों को अपने द्वारा मदद कर पाएंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। 38वां पॉइंट, राहु जो है वो पंचम से 12वें में है, यानी कि विदेश में जो स्टूडेंट जाना चाहते थे उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा। राहु 6 से 11वें में है, लीगल चीज़ों में सफलता और लाभ प्राप्त होगा। राहु 7वें से 10वें में है, बिजनेस एक्सपेंशन और बिजनेस स्टार्ट दोनों का मौका मिलेगा। राहु 10वें से सप्तम में है, तो बिजनेस में बहुत ग्रोथ भी अचानक से आपको मिल सकता है, कुछ नया एड ऑन करने का मौका मिल सकता है। राहु अष्टम से त्रिकोण में है, नवम में है, तो हिडन पैसा, वसीयत और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सबसे लाभ मिलेगा। राहु नवम से अष्टम में है, तो पिताजी का कोई काम अटक रहा था अचानक से बन जाएगा, या उनको भी अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है। राहु 10वें से सप्तम में है, यानी कि जैसा मैंने पहले बताया भी था, सडन फेम और सडन रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकता है। राहु 11वें से 6ठे में है, यानी कि कुछ पैसा फंस गया था वो वापस आएगा। राहु 12वें से पंचम में है, विदेश में लाभ, विदेश से या विदेश में सफलता दोनों ही मिलेंगे। और 12वें घर का कनेक्शन आ गया चौथे से, यानी कि एक प्रकार से माइंड शिफ्ट और पूरे जीवन में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन। और राहु क्योंकि तीसरे भाव से दूसरे में है, यानी कि राहु आपके दूसरे भाव से तीसरे में है, यानी कि अपनी मेहनत से धन प्राप्त करने के आपको बहुत अवसर प्राप्त होंगे। तो ये राहु का जो प्रभाव है ये आप पर बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाने वाला है। अब बात करते हैं राहु पर शनि के प्रभाव की। जैसा मैंने कहा था कि राहु शनि की राशि में, तो शनि का प्रभाव भी उनके ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं केवल स्पेसिफिकली राहु की बात कर रहा हूँ। तो जब मेरा प्रयास है शायद अगले महीने मैं पूरी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें राहु केतु शनि बृहस्पति सम्मिलित एक प्रभाव दिखाऊंगा अगले 1 साल के लिए, तो उसके इम्पैक्ट के बारे में भी चर्चा मैं करने का प्रयास करूँगा कि वहाँ पे शनि पर राहु का प्रभाव क्या है। यहाँ पे देखिए तो शनि तीसरे घर, चौथे घर और 5वें घर के स्वामी हैं। सबसे पहले तो शनि चौथे से दूसरे घर में बैठे हैं, चौथे घर के स्वामी और चौथे से 12वें के स्वामी भी हैं, यानी कि चौथे से 12वां भी कनेक्ट हो गया, चौथे से दूसरा भी कनेक्ट हो गया, चौथा तो कनेक्ट हो ही रहा है। सबसे बेटर ये चीज़ है प्रॉपर्टी बेचने के लिए। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बहुत टाइम से नहीं बिक रही थी, यहाँ पे अचानक से बहुत अच्छे दाम पर आपकी प्रॉपर्टी निकल सकती है। प्रॉपर्टी रेंट आउट करना चाहते थे वो भी होगा। और एक प्रकार से क्योंकि शनि पंचम भाव में है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और आपका जो क्रिएटिविटी है और स्किल्स, राहु प्रैक्टिकलिटी, तीसरा घर शनि का है तो स्किल्स, और 5वां घर इमेजिनेशन, और शनि मेहनत, तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ये सफलता का सूत्र है आपका। आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। राहु की सडननेस, तीसरे घर का स्किल, चौथे घर के सुख, भौतिक सुख, पंचम की इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और लक्ष्मी स्थान का तत्व, ये सारी चीज़ें मिलकर आपको सफलता तक लेकर जाएंगी। अब कितनी कॉन्टिन्यूटी आप दिखा सकते हैं ये डिपेंड करेगा, या इस पर डिपेंड करेगा कि आप सफलता कितनी प्राप्त करेंगे। बात करते हैं राहु महाराज की दृष्टियों के प्रभाव के बारे में। उनकी पंचम दृष्टि अष्टम पर है, बहुत अच्छा प्रभाव है ये। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आदि से लाभ मिलेगा ही, पैतृक संपत्ति हो,
जैसा मैंने कहा कि पारिवारिक बिजनेस है उसका आगे बढ़ना हो, अपने आने वाली पीढ़ी को देना हो। गुप्त धन बढ़ेगा, गुप्त ज्ञान बढ़ेगा, गूढ़ विद्याओं के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा, अपने बारे में समझने का मौका मिलेगा, अपने गुप्त शत्रुओं के बारे में जानने का मौका मिलेगा। साधनाएं, विद्याएं, बहुत अच्छा मौका है। और धन तेज गति से बढ़ता है क्योंकि शनि यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, राहु का पर प्रभाव है उनका। तो शनि पंचम में बैठे हैं और अष्टम को राहु देख रहे हैं। ये दोनों ही जो भाव है ये पनफरा स्थान है। तो अचानक से धन यहाँ पर अलग अलग प्रकार से आपका बढ़ सकता है। अष्टम भाव व्यक्ति को आत्ममंथन के लिए मजबूर करता है और राहु प्रैक्टिकल ग्रह है, तो आपको ना प्रैक्टिकलिटी से आगे बढ़ाएंगे राहु, आपकी सोच को बदलकर। बहुत जो आपका पैसा फंसा हुआ था कोई, इवन स्पेकुलेटिव मार्केट्स, पंचम अष्टम का कनेक्शन हो गया ना, तो स्पेकुलेटिव मार्केट्स से बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है आपको। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसका लाभ उठाइएगा। 12वां घर फिर तो ये राहु का एक कारकत्व स्थान ही है। 12वां घर राहु और केतु दोनों का ही कारकत्व स्थान है, पर दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। राहु जहाँ भोग दिखाएगा यहाँ पर, केतु यहाँ पे मोक्ष दिखाएगा। तो भोग की चीज़ें, जैसे मैंने कहा, ये बहुत महंगी महंगी चीज़ें ले पाएंगे, भोग की चीज़ें ले पाएंगे, विदेश जा पाएंगे, विदेश से सफलता प्राप्त होगी। ये दोनों का कनेक्शन गुप्त धन, गुप्त विद्याएं दोनों ही दिखाता है। यात्राएं कहीं होंगी आपकी। और ये जो 4, 8, 12 का कनेक्शन है ना, ये मोक्ष स्थान है। अब राहु तो मोक्ष नहीं देते ऐसा सच, जैसा मैंने कहा कि हम राहु को मोक्ष से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करेंगे, पर यहाँ पे राहु मोक्ष किस तरह से देंगे? आपके सोचने में जो बदलाव आएगा ना, और जो आपने अपने आप को ही बांध कर रख लिया था, उस बंधन से मोक्ष देंगे। और जब व्यक्ति अपने मानसिक बंधन से निकल जाता है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। जब उसके पास ये आ जाता है ना मन में कि अब मुझे किसी की कोई नहीं पड़ी, अपने दम पर, या जो मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ करूँगी या करूँगा, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये ग्रह केवल राहु ही वो ग्रह है जो इस प्रकार की व्यक्ति को सोच दे सकते हैं। बहुत अच्छा है। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए देखिए अच्छा है। पहला तो जैसे मैं शुरू में ही कहा था, यहाँ पे राहु केतु की एक्सेस आ गई, तो ये मैसिव शिफ्ट दिखाता है, यानी कि जॉब चेंज का तो योग बन ही जाता है, केतु आ गए तो यहाँ पे। लेकिन साथ में अगर आप अपने जॉब में, लेट्स से कि आप कोई और रोल चाहते थे, आप चाहते थे कि मैं कुछ नए प्रकार का काम करूँ। अब जो लोग काफ़ी टाइम काम कर चुके होते हैं, फिर अच्छा पैसा कमा लेते हैं ना, फिर उनको लगता है कि कुछ नया करना चाहिए। या फिर आप चाहते हैं कि भाई कोई शिफ्ट हो, कुछ चीज़ें बदलें, तो आपको आगे बढ़ने के मौके मिले। तो ये जो एक्सेस बन रहा है, ये करियर चेंज एट अ मैसिव स्केल दिखाता है, यानी कि स्ट्रीम चेंज करनी हो, रोल चेंज करनी हो, एकदम अलग चीज़ों में जाना हो और अपने आप को ढालना हो, उसके लिए बहुत अच्छा योग बनता है। राहु चौथे घर में है, जो 10वें से सप्तम भाव है, यानी कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपका जो हार्डवर्क है उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। और सप्तम जो प्रमोशन का भाव है उससे भी 10वें में है, यानी कि आप जो करेंगे उसको नियमित तौर से रिकॉग्निशन मिलता रहेगा। बहुत अच्छा है। राहु चौथे घर में है, तो क्योंकि विदेश जाने की मैंने बात करी, 10वें घर में केतु आए। अगर आपको विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे ना, तो यहाँ पे सबसे अच्छा मौका। और घर से कहीं दूर ढूंढ रहे थे जॉब, कई लोगों का होता है कि घर से कहीं दूर जाके काम करेंगे। कुछ की कुंडली में ही ऐसे होता है, कई लोग पूछते भी क्या घर में होता है, क्योंकि कुछ ऐसे योग होते हैं कुंडली में कि व्यक्ति को अपने घर के पास सफलता नहीं मिलती। तो उन सब के लिए बहुत अच्छा योग है। और एक प्रकार से ये जो चौथा भाव है ये इमोशंस का है, तो आपका इमोशनल कंट्रोल बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र में उसका प्रभाव दिखेगा। और क्योंकि ये केंद्र भाव है और केंद्र बल देता है, कोई भी क्रूर ग्रह चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में, लग्न में, ये केंद्र बल देते हैं। अनिवार्यता होती है क्रूर ग्रहों के केंद्रों में। तो यहाँ पे एक आगे बढ़ने के लिए ना, बाय हुक या बाय क्रुक, ये वाला एटीट्यूड आपका रहेगा। बहुत अच्छा है, लाभ उठाइएगा। क्या ध्यान देना है? राहु चौथे घर में है जो 10वें से सप्तम में है। तो इसमें कभी कभी क्या होगा ना कि आप आगे बढ़ेंगे तो लोग बहुत चिढ़ेंगे, अपने कलीग्स से बहुत बच करेगा, स्पेशली जो आपके दोस्त कलीग्स हैं, मतलब कि जो जिन पे आप बहुत एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं ना कि भाई ये तो मेरा दोस्त है। होता है कभी कभी कि एक बहुत अच्छी दोस्ती बन जाती है कलीग्स के बीच में। वही कलीग आपको मैं लिख के दे रहा हूँ कि 1.5 साल में आपको कोई आपका बहुत क्लोज कलीग ही बड़ा धोखा देगा। बहुत केयरफुल रहेगा। और चौथे घर के राहु कभी कभी ना नाम भी खराब करते हैं कार्य क्षेत्र में, वैसे जीवन में भी। तो झूठा आरोप, कोई स्कैंडल में इन्वॉल्व होना, किया किसी ने भरा आपने, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो थोड़ा केयरफुल रहिए। कौन कौन से एरियाज़ अच्छा करेंगे? आप रियल एस्टेट में है, मार्केटिंग में है, सेल्स में है, टेक्निकल फील्ड में है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, एआई का काम करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस से जुड़ा कुछ काम करते हैं,
ऐप डेवलपर हैं, रिसर्च बेस कुछ करते हैं, स्पेशली टेक्निकल फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में अगर आप कुछ रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट हैं आप, फार्मा इंडस्ट्री से हैं, अगर आप इमिग्रेशन का कुछ काम करते हैं, अगर आप विदेश संबंधित कुछ भी करते हैं, अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं, अगर आप पब्लिकेशन में इन्वॉल्व हैं, अगर आप पर्टिकुलरली मेडिकल फील्ड से ही हैं, हेल्थ की जगह हेल्थ तो है ही, लेकिन मेडिकल फील्ड से डॉक्टर हैं आप, सर्जन हैं आप, तो बहुत अच्छे आगे, हाँ अगर आप एडवोकेट भी हैं, बहुत अच्छे आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि का प्रभाव, जैसे मैंने कहा राहु लेंगे, तो शनि कहाँ बैठे हैं, शनि बैठे हैं सप्तम से 11वें में, और राहु की एक दृष्टि क्या है, सप्तम से दूसरे में, यानी कि सप्तम से धन, सप्तम से लाभ, पैसा बढ़ेगा ही। सप्तम से 10वें बैठे हैं, यानी कि नए नए काम, विदेश से काम मिलना स्टार्ट होगा। अचानक आप देखेंगे ना कि कोई डील नहीं बन रही थी, कि भैया बातचीत हो रही है, आपको चाहिए कि डील मिल जाए मुझे, बहुत बड़ी डील है, लेकिन फिर अटक रहा था सब कुछ। जैसे ही राहु का परिवर्तन होगा, कुछ ही टाइम में आपको कोई बहुत बड़ा काम, कोई डील नहीं बन रही थी, वो डील बन सकती है। राहु का प्रभाव अष्टम पे है, तो धन बढ़ेगा, गुप्त धन भी बढ़ेगा, और इन्वेस्टर्स भी मिल सकते हैं। अब अगर आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, तो बहुत अच्छे डील में आपको कोई इन्वेस्टर मिल सकता है। यही चीज़ सप्तम से छठे पर राहु की दृष्टि भी दिखाती है कि इन्वेस्टर्स, फंड अगर आपको चाहिए कहीं से, इवन अगर आप एसोसिएशन चाहते हैं बिजनेस में, या पार्टनरशिप भी ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई पार्टनर ही मिल जाए जो ना केवल इन्वेस्ट करे, या एक स्लीपिंग पार्टनर के बजाय कोई ऐसा एक्टिव पार्टनर मिल जाए जो बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करे, बहुत अच्छा योग है। सप्तम से छठे पर और लग्न से 12वें पर राहु की दृष्टि, यानी कि आप खुद बदलाव लाने के लिए तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे, और इसका भी आपको लाभ मिलेगा, और एक्सपेंशन का भरपूर मौका मिलने वाला है। नए प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च करना चाहते हैं, बहुत आराम से आपको मौका मिलेगा, बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए। तो बस यही कहूँगा, सप्तम से 10वें में है, अपने कॉम्पिटिटर्स को हल्के मत लीजिएगा। यहाँ पर ना ये भावना आपके अंदर आ जाएगी कि अब तो मैं ही मैं हूँ, और जिसमें ये आ गया ना मैं ही मैं हूँ, वो कहीं ना कहीं धोखा खाता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जुड़ा कुछ बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की, गैजेट्स की, टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ चीज़ों की, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है, दवाइयों का काम है, ग्रोसरीज का काम है, मसालों का काम है, जो पैक्ड फूड है उसका कुछ आपका काम है, हेल्थ फूड है उसका कुछ काम है, ऑर्गेनिक फूड है उसका कुछ काम है, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, ईंट आदि या ये सब जो चीज़ें होती हैं, सरिया आदि, इसका कुछ काम है आपका, माइनिंग का आपका कुछ कार्य है, अगर आपकी डिटेक्टिव एजेंसी है, इमिग्रेशन एजेंसी है, लॉ का कुछ फॉर्म है, इन्वेस्टमेंट फॉर्म है, इसमें बहुत लाभ मिलेगा आपको। अगर आप केमिकल से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, इसमें बहुत लाभ मिलेगा आपको। बायोटेक से जुड़ा कुछ बिजनेस है, आपको इसमें बहुत लाभ मिलेगा, और कुछ भी कंसल्टिंग ऑनलाइन फर्म है तो उसमें भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। प्रेम संबंध की बात करते हैं, बहुत अच्छा नहीं है, डायरेक्टली तो कोई प्रभाव नहीं डाल रहे, लेकिन जैसे मैंने कहा राहु जो है वो शनि के प्रभाव में, शनि पंचम में ही है, तो ऑलरेडी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई होंगी, रहेंगी कुछ लोगों के बीच में। अब राहु जो है वो पंचम से 12वें में बैठे हैं, और पंचम से 12वें के स्वामी की तरह निभाएंगे रोल, और पंचम से 12वें का स्वामी यानी कि शनि, वो खुद पंचम में बैठा, तो जो 2/12 की एक्सेस बन रही है ना, ये अच्छी नहीं है। कई लोगों के जो प्रॉब्लम शनि के कारण आई थी मार्च से, अब ये राहु के कारण कई लोगों के सडन ब्रेकअप होंगे, सडन, और कारण नहीं पता चलेगा। एक होता ना कि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा रिलेशनशिप, मुझे इसमें कोई कमी दिख रही, क्या कमी है वो नहीं पता, बस इट्स नॉट वर्किंग आउट। आजकल के यंगस्टर्स क्या बोलते हैं, इट्स नॉट वर्किंग आउट। कारण पूछो तो शायद पता नहीं उनको खुद भी, लेकिन बट इट्स नॉट वर्किंग आउट। तो ये जो इट्स नॉट वर्किंग आउट वाली चीज़ें हैं, ये कई कपल्स के बीच में आने वाली हैं, और उसके कारण प्रॉब्लम्स आएंगी। राहु का प्रभाव अष्टम पर है, जो पंचम से चौथा है, ये इमोशनल में डिसबैलेंस, इमोशन में एक प्रकार से जो कनेक्शन होता है उसकी कमी दिखाता है। और क्योंकि राहु 12वें घर को देखेंगे जो पंचम से अष्टम में है, सडनली चीज़ें बदल जाएंगी, सडनली परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। कभी कभी होता है कि परिस्थितियाँ ही बदल गई, सिचुएशन ही बदल गई, और उसके कारण भी संबंध खराब होते हैं। तो रिलेशनशिप में मे बी डायरेक्टली उतना कोई प्रभाव नहीं डाले, लेकिन इनडायरेक्टली और शनि के स्वामित्व के कारण प्रभाव डाल रहे हैं। मैरिड लाइफ बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन
मैंने कहा कि शनि का प्रभाव है राहु पर और शनि पर राहु का प्रभाव है, तो ये शनि ऑलरेडी सप्तम को देख रहे हैं। अब जब शनि पर राहु का कलर चढ़ गया या रंग चढ़ गया तो डिल्यूजन, कन्फ्यूजन, कम्युनिकेशन गैप, ट्रस्ट इश्यूज। और चौथे भाव में राहु आगे जो इमोशंस का, फैमिली का भाव है, ट्रस्ट इश्यूज, एक इमोशनल वैक्यूम। राहु खुद अष्टम को देख रहे हैं जो मांगल्य भाव है, और सप्तम से दूसरा है कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम। आप क्या बोलेंगे, पार्टनर कुछ और ही समझेंगे। और सप्तम से छठे पर राहु का प्रभाव, यानी कि अचानक से बड़ी प्रॉब्लम जो सेपरेशन की तरफ लेके जा सकती है। देखिए ऑलरेडी शनि का प्रभाव है, शनि जैसा मैंने कहा राहु के रंग में है, राहु शनि के रंग में है। अब जब राहु इमोशंस के भाव में आ गए और शनि का प्रभाव है, तो शनि क्या करते हैं, इमोशनली दूर करते हैं। तो इमोशनली दूर होंगे और यहाँ पे इन लॉज तो बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट का काम करेंगे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। तो मैरिड लाइफ के लिए कहीं ना कहीं जो दिक्कत शनि दे रहे थे, अब राहु आकर उसको और बढ़ा देंगे। मैरिड लाइफ के लिए अच्छा टाइम नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत शुभ है। जैसा मैंने कहा शनि का प्रभाव है राहु पर, शनि पंचम में ही बैठे हैं तो कनेक्शन पंचम से आ गया। पंचम से 12वें में बैठे हैं राहु, और पंचम से 12वें के स्वामी शनि हैं। राहु पर शनि का प्रभाव है, तो विदेश जाने के मौके बहुत प्राप्त होंगे। सडन चेंजेस आपको लाने का मौका मिलेगा। कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे थे लेकिन नहीं ला पा रहे थे, वो मौके प्राप्त होंगे। राहु एक्सपेंशन है तो शनि पर राहु का प्रभाव है, तो आपको अपने जीवन को बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। राहु अष्टम को देख रहे हैं जो पंचम से चौथा है। राहु प्रैक्टिकलिटी है, तो इमोशंस पर या प्रैक्टिकलिटी के साथ आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाएंगे। और राहु क्योंकि 12वें घर को देख रहे हैं जो विदेश का है, तो विदेश जाने का मौका मिलेगा। अष्टम को देख रहे हैं तो रिसर्च, इंटर्नशिप्स, विदेश में या देश में लाभ प्राप्त होगा। 12वें घर को देख रहे हैं तो विदेश में इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप्स, पीएचडी, आगे कुछ पढ़ना है, बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। शनि राहु का ये प्रभाव अचानक से नए मौके आपके लिए खोल सकता है, तो इसके लिए तो स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। बस ये है कि नए मौके आएंगे तो मे भी थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर हो, तो उनको अगर एक्सेप्ट करके आगे बढ़े अवश्य बहुत लाभ प्राप्त होंगे। नेगेटिव चीज़ों की बात करते हैं। मैंने कहा था कि कुछ लोग फ्लेक्सिबल रहेंगे, लेकिन अगर कुंडली में मंगल बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो यहाँ पे ना कुछ लोग बहुत एडमेंट बन जाएंगे, ज़िद्दी, वो नेगेटिव होगा। मत बनिएगा ज़िद्दी, क्योंकि चीज़ें बदलेंगी। अगला पॉइंट, लैक ऑफ डोमेस्टिक हैप्पीनेस, चौथा भाव है तो घर में पैसा आएगा लेकिन खुशियाँ जाएंगी। अगला पॉइंट, जो बहुत यंग स्टूडेंट्स हैं या कहीं 12th से पहले के स्टूडेंट्स हैं, उनके एजुकेशन में ब्रेक या इंटरप्शन आ सकता है अगर कुंडली में चंद्रमा और बुध बहुत खराब है। अगला पॉइंट, पेरेंट्स हेल्थ, चौथे घर के राहु दोनों ही पेरेंट्स की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। माता का स्थान है और नवम से अष्टम में है, ये पिताजी की सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। राहु यूजुअली घर में अगर कोई वृद्ध सदस्य है ना, उनके लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते। हाँ, वही अगला पॉइंट भी यही था कि अगर कोई वृद्ध सदस्य है घर में, उनके लिए अच्छा नहीं होता राहु का प्रभाव। इमोशनली कभी कभी अनस्टेबल कर सकते हैं अगर चंद्रमा बहुत पीड़ित है, कंडीशनल है। अगर चंद्रमा कुंडली में बहुत ख़राब है तो इमोशनली अनस्टेबल करते हैं, एक्सपेंसेस बहुत करते हैं व्यक्ति इस टाइम पे। झूठे आरोप, जो मैंने पहले ही कहा था, झूठे आरोप लगते हैं इस टाइम पर। कोई आपका लेना देना ही नहीं होगा, नाम आपका आ जाएगा। कुछ आपके द्वारा भी गलत कर्म हुए होंगे या करे आप इसमें करेंगे तो उसके कारण भी नाम खराब हो सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। आप हमेशा अपने आप को ना बेटर साबित करने के चक्कर में कुछ गलतियां भी कर सकते हैं। यहाँ पे घर में बहुत कला कलेश चलेगा, पैसों को लेकर, ईगो क्लैशेस को लेकर। और कुछ लोग यहाँ पे ना बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े लोन लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बचिएगा इस चीज़ से, क्योंकि पैसा आएगा फिर व्यक्ति को लगता है चलो इतना तो पैसा आ रहा है, लोन लेते हैं, फिर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर लोन बहुत भारी पड़ते हैं। गुडविल थोड़ी इफेक्ट हो सकती है, उस पर भी ध्यान देना है। और घर से दूर, कुछ लोगों को तो मन है कि घर से दूर जाएंगे, कुछ लोगों को ज़बरदस्ती घर से दूर जाना पड़ सकता है। और ऑब्वियसली जो नहीं जाता व्यक्ति ये घर से दूर जाए, उसके लिए तो फिर घर से दूर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोग होते हैं उनको पता ही नहीं कि अकेले कैसे रहें, उनको कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है कि कंपनी ने भेज दिया, ट्रांसफ़र हो गया, फिर उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स है जिनसे थोड़ा सा बच के रहना। चलते हैं सेहत, चौथा भाव, कफ रोग बढ़ेंगे। इमोशंस का भाव है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आएंगे। हेलुसिनेशन, कई लोगों को हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाएगा, उनको लगेगा कुछ है, बाकी लोगों को कुछ नहीं दिखेगा। सांसों से संबंधित रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो सकती है। अगर ऑलरेडी कोई दिक्कत है बहुत केयरफुल रहिएगा। लंग्स की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम,
कार्डियक प्रॉब्लम्स, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, मानसिक रोग तंग करते हैं यहाँ पे, एंग्जाइटी और ओसीडी, ये वो टाइम होता है लोगों को ओसीडी डेवलप होती है। शारीरिक दुर्बलता, ये राहु की विशेषता है, चौथे घर में शारीरिक दुर्बल करते हैं व्यक्ति को, यानी कि कमजोरी आती है, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स आती है, लोअर बैक पे भयंकर दर्द रहेगा, भयंकर, इन्फेक्शंस, ब्लड इन्फेक्शंस, एनीमिया, पेप्टिक अल्सर्स, अल्सर्स की प्रॉब्लम, रूमेटिक डिजीज होती है कई प्रकार की, वो तंग करेंगी आपको, पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, इम्यूनिटी कई लोगों की कम हो जाएगी, पैरों से दिक्कत जुड़ी गाउट की प्रॉब्लम होती है वो तंग करेगी, इंसोम्निया बहुत तंग करेगा आपको, कई लोगों को इंसोम्निया बहुत तंग करेगा, और जो आपकी लेफ्ट आई है या लेफ्ट साइड ऑफ टीथ है उनमें दिक्कत आ सकती है। उपाय की बात करते हैं, 5 उपाय हैं जो इंडिया में रहते हैं बहुत आराम से कर सकते हैं, जो नहीं रहते हैं वो विदेश में जो रहते हैं, अगर आपके आसपास सारे साधन हैं कर लीजिएगा, वरना इंडिया में किसी को बोलकर करवा सकते हैं। पहला है, यह उपाय आपको 3 अमावस्या करना है। दुर्गा मंदिर में एक नारियल चढ़ा के आना है जटा वाला, उस पर काली कोई डोरी बांधनी है और एक काजल का तिलक लगाना है, मंदिर में केवल चढ़ा के आना है और वहाँ पे 4 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। ये आपको 3 अमावस्या करना है। कब शुरू करने हैं उपाय, जब भी वीडियो देखे उसके अगली बार से कर सकते हैं, अगले जब भी आपको अमावस्या तिथि देख सकते हैं, आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, या पंचांग अगर आपको पढ़ना आता है, या पंचांग के कैलेंडर भी कुछ लोग खरीद के रखते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, दूसरा उपाय है स्कंद देवता यानी कि कार्तिक जी की पूजा करनी है। नॉर्थ इंडिया में कार्तिक जी के बहुत सारे मंदिर नहीं हैं अलग से, साउथ इंडिया में बहुत मिल जाते हैं, स्पेशली ईस्टर्न जो साइड है, साउथ ईस्ट साइड है हमारा देश का। नहीं है अगर आपके आसपास कोई मंदिर तो शिव परिवार में कार्तिक जी होते ही हैं, उनका दूध से अभिषेक कीजिएगा। ये 3 मंगलवार करना है, दूध से अभिषेक करना है, सफ़ेद और पीले रंग के पुष्प चढ़ा के हलवे का भोग लगाना है, और ओम स्कंद देवताय नमः, सॉरी स्कंदाय नमः, ओम स्कंदाय नमः, वो गलत विभक्ति हो जाएगी, ओम स्कंदाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। तीसरा उपाय, ये आपको एक ही बार करना है, काली मंदिर में एक 4 मुखी दिया जिसमें सरसों का तेल हो और उसमें कलौंजी के कुछ दाने, काली सरसों के कुछ दाने के बस आपको चढ़ा के आ जाना है और कुछ नहीं करना, मतलब कि जलाकर वहाँ पे माता को अर्पित करके आ जाना है। चौथा पॉइंट या चौथा उपाय, ओल्ड एज होम में कुछ भी दान करना है, ये किसी भी एक दिन कर सकते हैं, एक ही बार करना है। और 5वां पॉइंट, ये 4 पूर्णिमा करना है, पंचामृत में गुलाब जल मिलाना है, शिवलिंग का अभिषेक करना है, फिर गंगा जल से अभिषेक करके गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करनी है और सफ़ेद पुष्प अर्पण करने हैं अलग से, हलवे और खीर का और 4 प्रकार के फलों का भोग लगाना है, और ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आपको 4 पूर्णिमा करनी है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।